Rahim. So now we are going to start with the last portion of our thyroid related disorders. तो वो है न्यूप्लाज्म ऑफ द थायराइड. ठीक है. अब थायराइड के न्यूप्लाज्म में आपको याद रखना है कि ये यूजुअली प्रेजेंट करते हैं एज डिस्टिंक्ट, अलग से सोलिटरी नोड्यूल्स. ठीक है. थायराइड नोड्यूल्स आर मोर लाइकली टू बी बिनाइन देन मैलिग्नेंट. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि थायराइड के जो नोड्यूल्स हैं वो गॉइटर के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो बिनाइन एडिनोमा के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं और वो मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं. ठीक है. अब एक हम चीज़ करते हैं कि नोड्यूल किस तरह के हैं. नोड्यूल अगर आयोडीन अपटेक ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको हम कहते हैं हॉट नोड्यूल्स. ठीक है. हॉट नोड्यूल्स. और ये ज़्यादातर कब प्रेजेंट करते हैं? ग्रेव्स डिजीज़ के साथ या अगर नोड्यूलर गॉइटर है उसके साथ. लेकिन अगर ऐसे नोड्यूल्स हैं जो कि आयोडीन की अपटेक कम करते हैं तो मतलब उनको हम कहते हैं कोल्ड नोड्यूल्स. ठीक है. और कोल्ड नोड्यूल्स जो होते हैं वो एडिनोमा या कार्सिनोमा के साथ होते हैं. और फिर कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बायोप्सी करें. ठीक है. बायोप्सी करेंगे तो हमें कुछ स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न नज़र आएंगे जिसकी बेस पे हम उसे लेबल कर सकते हैं एज कैंसर या ट्यूमर. ठीक है. अच्छा, अब फॉलिकुलर एडिनोमा जो सबसे मोस्ट कॉमन बिनाइन लीजन है थायराइड रिलेटेड, वो फॉलिकुलर एडिनोमा है. ठीक है. फॉलिकुलर एडिनोमा, एडिनोमा से हमें पता लग रहा है कि ग्लैंड से रिलेटेड है और बिनाइन है. ठीक है. और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है फॉलिकुलर. फॉलिकुलर से मुराद ये है कि ये फॉलिकुलर पैटर्न देगा. ठीक है. फॉलिकुलर पैटर्न का मतलब है कि डिफरेंट फॉलिकल्स अरेंज हुए हों उनके डिफरेंट फॉर्मेशन के अंदर. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. ट्रेबेक्युलर या नेस्ट. ठीक है. नेस्ट होता है कि गुच्छे की तरह वो सारे के सारे इस तरह अरेंज हुए होंगे नेस्ट नेस्ट के अंदर. ठीक है. जाले की तरह. ट्रेबेक्युलर होंगे तो वो इस तरह शीट्स के अंदर अरेंज हो सकते हैं. फॉलिकुलर होंगे तो वो फॉलिकुलर पैटर्न दे रहे होंगे. ठीक है. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि पहले से ही मैं कंफर्म मतलब आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था. अब पहला है फॉलिकुलर एडिनोमा. ठीक है. फॉलिकुलर एडिनोमा क्या है? बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ द फॉलिकल सराउंडेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल. ये बात इंपॉर्टेंट है, सराउंडेड बाय अ फाइब्रस कैप्सूल. इसका क्या मतलब है कि फॉलिकल्स होंगे, उनके आसपास स्ट्रोमा होगा. ठीक है. और वो कैप्सूल को इन्वेड नहीं कर रहे, तो ये एडिनोमा होगा. एट द सेम टाइम अगर फॉलिकुलर कार्सिनोमा होगा तो वो क्या शो करेगा? वो कैप्सूल की इन्वेजन भी शो करेगा और साथ में जो साथ पड़ी हुई ब्लड वेसल्स होंगी उनको भी इन्वेड करेगा. तो वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा होगा. ये मेन डिफरेंस है फॉलिकुलर एडिनोमा और कार्सिनोमा के अंदर. ठीक है. अब हम देखते हैं कि इसकी पैथोलॉजी में क्या है. जेनेटिक म्यूटेशंस है. कौन सी? आरएस की म्यूटेशन है या फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 3 काइनेज की है या पीएएक्स पीपीआरजी गैमा की फ्यूजन जीन्स की म्यूटेशन है. ये आपको नाम याद करने, इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा. ठीक है. ओके. अब मॉर्फोलॉजिकली इसको देख लेते हैं. फॉलिकुलर एडिनोमा जो होता है वो एक सॉलिटरी या सिंगल नोड्यूल की तौर पर प्रेजेंट करता है. वेल डिमार्केटेड होता है और स्फेरिकल होता है. ठीक है. अच्छा, कैप्सुलेटेड होगा वो. साइज 1 से 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो सकता है. कलर जो होता है वो वेरी कर सकता है. ठीक है. ट्यूमर जो होता है सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है. ठीक है. और पेलर होता है देन द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़. ठीक है. और ट्यूमर जो होता है, ये सपोज करें कि ट्यूमर वाला एरिया है तो वो जो सराउंडिंग पैरेन्काइमा होगा उसको कंप्रेस कर रहा होगा. ठीक है. ये भी बहुत वाज़ेह तौर पे मैं अब पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा. ठीक है. माइक्रोस्कोपी पे ये क्या होगा? फाइब्रस इनकैप्सुलेशन, कैप्सूल के साथ होगा, इन्वेड नहीं कर रहा होगा कैप्सूल को. ठीक है. तो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स होंगे, ये भी आपको फॉलिकुलर पैटर्न से नज़र आ जाएगा. और ये और फॉर्म्स में भी हो सकता है, मतलब ट्रेबेक्युलर ये सॉलिड कॉर्ड पैटर्न भी शो कर सकता है. ठीक है. अब अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, आपको ये क्या नज़र आ रहा है? पहले तो देखें कि ये जो ट्यूमर वाला एरिया है, ये सारा एरिया है. ठीक है. ये इस एरिया को जो कि नॉर्मल थायराइड है उसके एरिया को कंप्रेस कर रहा है. ठीक है. आप देख रहे हैं ये सारी जगह जो है वो कंप्रेस हो रही है, ये नॉर्मल है. अब इधर देखें तो आपको फॉलिकुलर पैटर्न बड़ा वाज़ह नज़र आ रहा है. ये सारे फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल की तरह अरेंज हुए हैं, फॉलिकुलर पैटर्न है. ठीक है. सराउंड किया हुआ है इसको ये फाइब्रस स्ट्रोमा ने. ठीक है. इसके दरमियान में ये फाइब्रस स्ट्रोमा है. ठीक है. और क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको जी? फॉलिकल्स जो हैं वो नॉर्मली नॉर्मल फॉलिकल्स से छोटे हैं. ये नॉर्मल फॉलिकल्स हैं और ये देखें ट्यूमरस फॉलिकल्स हैं. ये जो हैं
छोटे हैं इससे, ठीक है। ये चीज़ें आपको वाज़ह नज़र आ रही हैं, तो यही माइक्रोस्कोपी है इसकी, ठीक है। कि फॉलिकुलर पैटर्न होगा, फॉलिकुलर सेल्स लाइन कर रहे होंगे, एपिथेलियल सेल्स लाइन कर रहे होंगे फॉलिकल्स को, और ये कैप्सूल को इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है। ये देखें कैप्सूल वाज़ह डिस्टिंक्ट नज़र आ रहा है और ये डिमार्केटेड है, एक जगह पे है, ठीक है, वेल डिमार्केटेड है। और दूसरी चीज़ इसमें नज़र आ रही है कि सराउंडिंग नॉर्मल पैरेन्काइमा को कंप्रेस कर रहा है, तो ये फॉलिकुलर एडिनोमा की पैथोलॉजी है। इसके ना बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स हो सकते हैं। माइक्रोफॉलिकुलर हो सकता है, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स होंगे। नॉर्मोफॉलिकल्स मतलब नॉर्मल फॉलिकल्स नज़र आ रहे होंगे लेकिन वो क्लोजली पैक्ड होंगे। मैक्रोफॉलिकुलर हो सकता है कि बड़े बड़े फॉलिकल्स हो सकते हैं। ट्रेबेक्युलर हो सकता है कि वो ट्रेबेक्युलिस की फॉर्म में, इस तरह नेस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हों। या हर्टल सेल्स हो सकते हैं। हर्टल सेल्स क्या होते हैं बेसिकली, कि ऐसे फॉलिकल्स जिनके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स के साथ नज़र आ रहे हैं, या फिर एटिपिकल हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मलिग्नेंट फीचर्स होंगे, मतलब सेल्स जो होंगे वो डिफरेंट शेप के होंगे, डिफरेंट साइज़ के होंगे, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो डिफरेंट तरह का होगा, डिफरेंट शेप का हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, आपको इनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए, लेकिन मेन मॉर्फोलॉजी में आपको ये पता होना चाहिए कि फाइब्रस एडिनोमा जो होता है वो सॉलिटरी सिंगल निड्यूल होता है, वेल डिमार्केटेड होता है और कैप्सूल को इन्वेड नहीं कर रहा होता, इनकैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, वो सराउंडिंग पैरेन्काइमा को कंप्रेस कर रहा होता है। उसका साइज़ जो होता है 1 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। कलर वेरी कर सकता है। और माइक्रोस्कोपी पे जब देखेंगे तो फाइब्रस इनकैप्सुलेशन होगी, फाइब्रस कैप्सूल वाज़ह नज़र आ रहा था आपको। फॉलिकल्स डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है। और फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स लाइन कर रहे होंगे, बस ये बातें आपको पता होनी चाहिए फॉलिकुलर एडिनोमा के अंदर, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के मलिग्नेंट लीजन्स पे आ सकते हैं। अगर आप ये सिर्फ टेबल ही कर लेना तो आपके ये जो कार्सिनोमास हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसी के देख के आगे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉलिकुलर कार्सिनोमा को ही देख लेते हैं, क्योंकि अपने एडिनोमा पढ़ा है तो उसी के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक तो ये होगा मिडल टू ओल्ड एज के अंदर, ठीक है। फीमेल्स की इनके अंदर रेशो ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर ये रेडिएशंस के ऊपर, मतलब रेडिएशंस के साथ इसकी कोई ना कोई एसोसिएशन होगी, ठीक है। म्यूटेशन कौन सी होगी, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर एडिनोमा में भी बताया, तो कार्सिनोमा में भी यही होती है। आरएस म्यूटेशन या पैक्स पीपीआरए गैमा फ्यूजन जीन्स की म्यूटेशन हो सकती है। सेल्स जो होंगे वो फॉलिकुलर होंगे, मॉडरेट साइज और निड्यूलर, मतलब नज़र आएगा आपको, एक सॉलिटरी निड्यूल होगा, टेंडर होगा, वो आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वेस्कुलर और कैप्सूलर इन्वेजन होगी। उधर आपने देखा था एडिनोमा के अंदर के वाज़ह कैप्सूल नज़र आ रहा था, सराउंडिंग पैरेन्काइमा को कंप्रेस कर रहा था, ठीक है। जबकि इधर क्या होगा कि वेस्कुलर और कैप्सूलर इन्वेजन शो कर रहा होगा, ठीक है। रीजनल मेटास्टेसिस इतनी ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस कॉमन है, क्योंकि ये वेसल्स को इन्वेड करता है और वहाँ से फिर डिस्टेंटली ये डिफरेंट एरियाज़ के अंदर मेटास्टाइज हो जाता है, ठीक है। और इसका अच्छा प्रोग्नोसिस है, ये जल्दी ट्रीट हो सकता है, ठीक है। तो हम इसी को फॉलिकुलर कार्सिनोमा को देख लेते हैं। फॉलिकुलर कार्सिनोमा इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फॉलिकुलर एडिनोमा बाय कैप्सूलर इन्वेजन एंड वेस्कुलर इन्वेजन। मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। एफएनए जो फाइन नीडल एस्पिरेशन है, ओनली एग्जामिन द सेल एंड नॉट द कैप्सूल। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉलिकुलर एडिनोमा एंड कार्सिनोमा कैन नॉट बी मेड बाय एफएनए, ठीक है। एफएनए फाइन नीडल एस्पिरेशन पे हमें सिर्फ सेल्स के बारे में पता चल सकता है, कैप्सूल के बारे में नहीं पता चल सकता। और एडिनोमा और कार्सिनोमा को डिफरेंशिएट क्या करता है, कैप्सूल। कैप्सूलर इन्वेजन होगी तो कार्सिनोमा, नहीं होगी तो एडिनोमा। तो एफएनए पे इसका डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, ठीक है, आपको बायोप्सी करनी पड़ेगी, ठीक है। मेटास्टेसिस ये रीजनल नहीं होती ज़्यादातर, क्या मैंने बताया कि वेस्कुलर इन्वेजन की वजह से डिस्टेंट मेटास्टेसिस करता है, ठीक है। ये बात भी आपको ऑलरेडी बता दी मैंने, वुमेन का भी बता दिया कि इसमें ज़्यादातर होती है, ठीक है। और मिडल एज में होती है, तो ये भी आपको बता दिया, ऊपर सारा कुछ टेबल में लिखा हुआ है। मॉर्फोलॉजी इसकी भी तकरीबन उसी तरह ही है, ठीक है। इधर आप देखें कि कैप्सूल जो है वो नहीं है इसके अंदर, कैप्सूल को इन्वेड कर रहे हुए हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना। वहाँ पे आपको एडिनोमा के अंदर वाज़ा इतना बड़ा कैप्सूल नज़र आ रहा था और डिस्टेंट कर रहा था कि नॉर्मल और जो दूसरा है उसको डिस्टेंट मतलब कर रहा था, वो डिस्टिंक्ट कर रहा था। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉलिकुलर पैटर्न ही है, ये देखिए फॉलिकल्स बन रहे हैं, फॉलिकुलर पैटर्न है इधर भी सेल्स का, ठीक है। दूसरा क्या है कि इधर कैप्सूलर इन्वेजन भी है, और ये देखें यहाँ पे, ये देखें फॉलिकल्स ने इन्वेड किया हुआ है कैपिलरीज को, तो वेस्कुलर इन्वेजन्स भी हैं, ठीक है। तो ये बात आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है, ठीक है। फॉलिकल कार्सिनोमा जो होते हैं वो स्लोली इनलार्जिंग पेनलेस नोड्यूल्स के तौर पर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मॉर्फोलॉजी यही है। फॉलिकुलर पैटर्न जो होगा उसके अंदर ट्यूमर सेल जो होंगे वो यूनिफॉर्म कोबाइडल कोलमनर फॉलिकल्स एपिथेलियम बनाएंगे, मतलब यूनिफॉर्म होंगे, कोबाइडल होंगे, और वो फॉलिकल बना रहे होंगे, इस तरह फॉलिकल बना रहे होंगे एक, ओके।
और इनके अंदर माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो कार्सिनोमाज होते हैं या मलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लियोमॉर्फिज्म होता है ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पे इतना प्लियोमॉर्फिज्म नहीं होगा, माइटोटिक फिगर्स नज़र आते हैं क्योंकि सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है तो माइटोटिक फिगर्स इजीली नज़र आते हैं, तो यहाँ पे माइटोटिक फिगर्स नज़र आएंगे, ठीक है। और ये भी बता दिया आपको कि हेमाटोजेनेसिस इसका स्प्रेड है। अब देखते हैं दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपिलरी कार्सिनोमा, बहुत कॉमन है। पेपिलरी कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा कॉमन है, एज इसकी तकरीबन सब एजेस में हो सकता है, फीमेल रेशो इसमें भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रेडिएशन के साथ इसका सबसे ज़्यादा एसोसिएशन है। इसके अंदर कौन सी म्यूटेशन है, RET जीन्स की म्यूटेशन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। RET जीन्स जो होता है ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये सेल साइकिल को ज़्यादा करता है, मतलब सेल डिवीजन को ज़्यादा करता है। तो जब इसकी ओवर एक्सप्रेशन होती है तो ऑब्वियसली सेल जो होते हैं वो अनकंट्रोल्डली डिवाइड होते हैं, ठीक है। सेल ऑफ ओरिजिन इसके अंदर भी फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, फॉलिकल पैटर्न नज़र आता है। ग्रॉस स्मॉल होंगे, ठीक है, और मल्टीफोकल होंगे। और इसके अंदर जो इसका मेन फीचर है वो ज़्यादातर रिलेटेड है टू द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियर फीचर्स हैं। और पेपिलरी पैटर्न है, पेपिलरी पैटर्न फॉलिकुलर सेल्स जो होंगे वो इस तरह पेपिला की फॉर्म में नज़र आएंगे आपको। मैं आपको अभी पिक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्टेंट मेटास्टेसिस का काम है, रीजनल ज़्यादा है, ठीक है, और इसका भी सर्वाइवल रेट अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक्सपोजर टू आयनाइजेशन रेडिएशन, मैंने आपको बताया था कि इसका रेडिएशन के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएशन है, ठीक है। वुमेन में ज़्यादा होता है 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज में, ये लेकिन सब एजेस में हो सकता है। ऑफन स्प्रेड टू सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, रीजनल है, ठीक है, बट प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट। comprised of papilla lined by cells with clear orphan eye nuclei। ये बात क्या है मैं आपको पिक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसके जो पेपिला होते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर फाइब्रोवेस्कुलर कोर भी होता है, लेकिन जो पेपिलरी एपिथेलियम बनाने वाले सेल्स होते हैं ना, उनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्फन आई अपेयरिंग न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरी बात होती है वो है प्रेजेंस ऑफ समोमा बॉडीज। समोमा बॉडीज़ बेसिकली क्या होती हैं, कंक्रीशंस होती हैं, कैल्सिफिकेशंस की, या कह लें कि एक्यूमुलेशंस होती हैं, वो समोमा बॉडीज़ यहाँ पे नज़र आती हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती हैं, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखें। ट्यूमर्स जो होते हैं वो वेल डिमार्केटेड भी हो सकते हैं, इनकैप्सुलेटेड भी हो सकते हैं, और इल डिफाइंड भी हो सकते हैं, तीनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है। इसकी अपेयरेंस ग्रे वाइट नज़र आएगी और फर्म टू हार्ड नोड्यूल नज़र आएगा इसका, ठीक है। एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन बहुत कॉमन है इसके अंदर, ठीक है, जो कि हमें पहले वाले ट्यूमर्स के अंदर नहीं मिला। ओके, पेपिलरी पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखें, आपको ये पेपिला आपको नज़र आ रहे हैं, ये पेपिलरी पैटर्न है, ठीक है, ये पेपिलरी पैटर्न है, और इसके अंदर ये फाइब्रोवेस्कुलर कोर है इसका, ठीक है, फाइब्रोवेस्कुलर कोर नज़र आ रहा है इधर भी, तो ये फाइब्रोवेस्कुलर कोर भी है, तो ये क्या है, पेपिलरी पैटर्न है। अब दूसरी बात इसमें, इसी पिक्चर्स को आप पिक्चर्स को ही देख लें, पिक्चर्स को अच्छी तरह याद कर लें तो आपको बहुत अच्छी तरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें, ये जो एपिथेलियल सेल लाइन कर रहे हैं ये क्या है, इनका साइटोप्लाज्म क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राउंड ग्लास अपेयरिंग या ऑर्फन आई एनी आई अपेयरेंस के साथ आता है, ये MCQs आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये समोमा बॉडीज़ आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप पिक्चर ही अच्छी तरह कर लें तो आपको पता चल जाएगा। समोमा बॉडीज़ जो होती हैं वो डायग्नोस्टिक होती हैं पेपिलरी कार्सिनोमा की, ठीक है। समोमा बॉडीज़ होती क्या है, स्मॉल कंसेंट्रिक कैल्सिफाइड सफ्यूरियूल्स कॉल्ड समोमा बॉडीज़ इन द स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ आ गया पेपिलरी कार्सिनोमा। आप ये वाला टेबल अच्छे से कर लें, आपको सारा कार्सिनोमाज हो जाएंगे। कार्सिनोमा में हमने कर लिया पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा। दो बातें जो याद करने वाली हैं पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर वो हैं, समोमा बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ऑर्फन आई न्यूक्लियाई होता है इसका। फॉलिकुलर कार्सिनोमा में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये इन्वेजन शो करता है कैप्सूलर, और दूसरी क्या है, वेस्कुलर, इसीलिए इसका डिस्टेंट मेटास्टेसिस ज़्यादा होता है, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। इसमें म्यूटेशन याद रखनी है, इसके अंदर RAS जीन की म्यूटेशन होती है और इसके अंदर RET की ओवर एक्सप्रेशन होती है। ये दो बातें हो गई, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा पे। अब वर्ड पे ही गौर करें, एनाप्लास्टिक का क्या मतलब है। एनाप्लास्टिक का मतलब है जिसके अंदर एनाप्लास्टिक चेंजेस होंगे। एनाप्लास्टिक चेंजेस क्या होते हैं बेसिकली, कि प्लियोमॉर्फिज्म होगा, सेल्स जो होंगे वो डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज़ के होंगे, उसके अंदर न्यूक्लियाई वेरी करेगा, कहीं पे वाइड न्यूक्लियस होगा, छोटा न्यूक्लियस होगा, कहीं पे वो किसी डिफरेंट शेप का होगा, ठीक है। एनाप्लास्टिक चेंजेस, माइटोटिक फिगर्स कॉमन होंगे, ठीक है, और नेक्रोसिस भी कहीं ना कहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो यही इसके मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें हैं। बहुत कम होता है एनाप्लास्टिक,
ओल्ड एज के अंदर ज़्यादातर है, फीमेल के अंदर फिर इसकी रेशो ज़्यादा है, ठीक है। रेडिएशन के साथ भी इसका रिलेशन है। इसके अंदर P53 और बीटा कैटेनिन म्यूटेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अंदर भी ऑब्वियसली फॉलिकुलर सेल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, तकरीबन फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। इन्वेसिव ग्रोथ इसमें नज़र आती है क्योंकि एनाप्लास्टिक है, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड जाइंट सेल इसकी मॉर्फोलॉजी में इंपॉर्टेंट होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। और अब इसको ज़रा यहाँ से देख लेते हैं। एनाप्लास्टिक या अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, एल्डरली में ज़्यादातर होता है, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव ट्यूमर है ये। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होगा, हाईली एनाप्लास्टिक सेल। हाईली एनाप्लास्टिक सेल्स का क्या है, स्पिंडल शेप्ड होंगे सेल्स, लार्ज प्लियोमॉर्फिक जाइंट सेल्स भी मिलेंगे और मिक्स स्पिंडल एंड जाइंट सेल्स भी मिल सकती है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे आप देखेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ ट्यूमर मार्कर्स जैसे कि साइटोकैरेटिन उसके साथ पॉजिटिव होंगे, बट आर यूजुअली नेगेटिव फॉर थायरोग्लोबुलिन। क्यों, थायरोग्लोबुलिन के साथ ये ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होंगे। थायरोग्लोबुलिन जो है ना ऊपर मार्कर है, हमने डिजीज़ पढ़ी थी एंटी थायरोग्लोबुलिन आपको मिलता है, तो वो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के अंदर, ठीक है। स्प्रेड जो होगा लोकल स्प्रेड हो सकता है और हेमाटोजेनस स्प्रेड भी हो सकता है टूअर्ड द लंग्स, ठीक है। बस आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि ये एनाप्लास्टिक है, वर्ड पे ही गौर करना है तो आप सारी मॉर्फोलॉजी खुद लिख लोगे। एनाप्लास्टिक का मतलब ये है कि ये एनाप्लास्टिक सेल्स नजर आएंगे, स्पिंडल शेप जाइंट सेल्स मिल सकते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म बड़ा कॉमन होगा इनके अंदर, ठीक है। अब आखिरी हमारे पास है मेडुलरी ट्यूमर्स, ठीक है। मेडुलरी कार्सिनोमा क्या होता है, ये भी ओल्ड एज के अंदर है, मेल और फीमेल रेशियो एक जितनी है, RAT पॉइंट म्यूटेशन है इसके अंदर, ठीक है। और पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स कौन से होंगे, यहाँ पे फॉलिकल्स अगर थायराइड वाले नहीं हैं तो इसका मतलब है ये, क्योंकि आपको पता है थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। तो पैराफॉलिकुलर सेल्स C सेल्स होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन के साथ एसोसिएटेड हैं, वो कैल्सिटोनिन रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इनके अंदर जो सबसे कॉमन बात जो आपको याद रखनी है वो अमाइलॉइड स्ट्रोम है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेडुलरी कार्सिनोमा क्या है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ पैराफॉलिकुलर C सेल्स जो कि स्क्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन। मैंने आपको बता दिया ये, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे 4 तरह के ग्लैंड, मतलब 4 सेल्स कह लो या 4 छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, तो वो बने होते हैं पैराफॉलिकुलर C सेल्स से, ठीक है। उनका कार्सिनोमा है। कैल्सिटोनिन ऑफन डिपॉजिट्स विद इन द ट्यूमर एज इम्यूलाइड। अब क्यों, क्योंकि कैंसर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होगा और वो सेल के अंदर क्या क्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे क्या बना देगा, डिपॉजिट बना देगा। तो अमाइलॉइड अगर मिल रहा है आपको तो ये मेडुलरी कार्सिनोमा का एक फीचर है, मतलब डायग्नोस्टिक फीचर है, ठीक है। ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होता है मल्टीप्ले एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया के साथ। ये मैं आपको बाद में जब वो कॉर्टिसोल वगैरह कराऊंगा ना तो उसके साथ ये एक्सप्लेन करूंगा मैन क्या होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी पे आपके क्या नज़र आ सकता है कि सॉलिटरी नोड्यूल्स भी हो सकता है और बायलैटरल भी हो सकता है, ठीक है। बायलैटरल फेमिलियल केसेस के अंदर होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो याद करने वाली बात है वो मैंने बताया कि इसके अंदर अमाइलॉइड डिपॉजिट्स होंगे। लार्जर लीजन में शो एरियाज ऑफ नेक्रोसिस एंड हैमरेज, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी पे अमाइलॉइड स्ट्रोमा, ये बात आपको याद रखनी है, बस एक यही बात याद रख लें बहुत है इसके लिए, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। C सेल का हाइपरप्लेजिया होगा, सेल्स आर अरेंज्ड इन द नेस्ट। अब यहाँ पे आपको देखा है नेट्स की तरह अरेंज हुए हैं सेल्स, ठीक है। और अमाइलॉइड स्ट्रोमा है इनके दरमियान में। और अमाइलॉइड स्ट्रोमा क्या है, बेसिकली अमाइलॉइड स्ट्रोमा होता है कि कैल्सिटोनिन जब हाई होता है तो कैल्सिटोनिन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से वो क्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हैमरेज और नेक्रोसिस होने की वजह से ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन होगी और फिर कैल्सिटोनिन कैल्सिफिकेशन भी बनना शुरू हो जाएंगी, आपको यहाँ पे वाज़ेह नज़र आ रही हैं, ठीक है। ट्यूमर मार्कर इसका क्या होता है, ट्यूमर मार्कर इसका होता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन जो कि अमाइलॉइड की फॉर्म में स्टोर हुआ है, ठीक है। और CAE भी एसोसिएटेड हो सकता है। वैसे तो ये ज़्यादातर ओवेरियन या टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के साथ होता है, बट आपको ये भी याद रखना कि ये इसमें ट्यूमर मार्कर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, मेम्ब्रेन बाउंड इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रैन्यूल्स विद साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्यूमर सेल्स, ठीक है। ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे इंपॉर्टेंट है, ये आपको नीचे अगर आप पिक्चर देखें तो ये आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये मैन के साथ एसोसिएटेड है तो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया होता है, उसमें बहुत और सारी
चीज़ें भी रिलीज़ हो रही हैं, जैसे कि वेजो एक्टिव पेप्टाइड वीआईपी रिलीज़ हो रहा होता है और उसकी वजह से डायरिया हो सकता है, या कुशन सिंड्रोम एसीटीएच की रिलीज़ की वजह से हो सकता है। ये मैं आपको मैन सिंड्रोम के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना एक ही क्लिनिकल पिक्चर में नज़र आती हैं, और उसको हम फिर लेबल एक कोई ख़ास डिजीज़ नहीं करते, उसको हम सिंड्रोम के तौर पर मैन 1 या मैन 2 के साथ लेबल करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह हमारे ये ख़त्म होते हैं कैंसर्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थायराइड हमारा ख़त्म हो गया। वी विल नेक्स्ट कंटिन्यू विद डायबिटीज़।